नमस्कार देश कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दृष्टिकोण.com के चीफ एडिटर देश कपूर जी पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। आज मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ देश कपूर जी कि ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, फिर दूसरी तरफ G7 कंट्री से कहते हैं कि भारत और चाइना पे टैरिफ लगा दो, फिर नेटो कंट्री से कहते हैं कि इन दोनों पर टैरिफ लगा दो, 100% टैरिफ लगा दो। ये क्या खेल चल रहा है? ये खेल ही चल रहा है। थैंक यू अंजू जी फॉर कॉलिंग मी। एक्चुअली वाकई में ये खेल ही चल रहा है। मतलब देर इज नो कंसिस्टेंट पॉलिसी दैट ट्रम्प हैज। लाइक व्हाट इज हैपनिंग इज के ट्रम्प दोनों तरफ की गेम खेलना चाहता है और उसकी प्रॉब्लम ये है कि इस समय जितने भी कंट्रीज हैं जिनके साथ डील कर रहा है, जो उसके एलाइज वगैरह हैं, वो सारे ही लाइक उस पर ट्रस्ट खो बैठे हैं अब, क्योंकि लाइक ही ट्राइज टू डू द सेम थिंग दैट ही यूज्ड टू डू इन रियल एस्टेट। जब वो आया था, एंड आई यू नो लाइक इन ऑल ट्रांसपेरेंसी, मैंने खुद ट्रम्प के लिए वोट किया था। एंड द रीज़न मैंने ट्रम्प के लिए वोट किया था वो ये था कि उसके पास इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, तुलसी गैबर्ट, RFK जूनियर और कैश पटेल जैसे लोग थे। अब उसने धीरे धीरे पहले विवेक रामास्वामी गया, फिर इलॉन मस्क गया, और जितना उसका बेस था वो भी यही सोच रहा है बार बार धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ है, यू नो, ओवर टाइम एप्स्टाइन जो फाइल्स हैं वो उसने बंद कर दी कि वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए आया है, वो US का फ़ायदा करने के लिए नहीं आया। हाँ, कुछ लोग हैं जो एक ख़ास तरह का US चाहते हैं। वो थोड़े रेसिस्ट लोग हैं जो खास तरह का वो चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स रहे आगे जाके। तो दैट इज़ वाई व्हाट दे they are still backing him up, right? But the rest of the people have understood. वो सेम पैंथरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के फील्ड में खेल रहा है। वहाँ क्या हो रहा है कि पीपल डू नॉट नो। सी एक होता है मैडमैन सिंड्रोम। तो मैडमैन सिंड्रोम होता है कि मैं कुछ भी बोलूँगा और अगले बंदे को मैं अनसेटल कर दूंगा और फिर लाइक पीछे से जाऊंगा और एक खास लाइक पॉइंट पे आके मैं पूरी सेटलमेंट कर लूंगा। नाउ इसके केस में ये हो रहा है कि लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। जैसे जापान में हुआ, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही हैड टू रिजाइन बिकॉज ही वाज आल्सो टेकन अनअवेयर्स बाय दिस होल ड्रामा दैट वाज गोइंग ऑन। EU के अंदर द EU folks have been treated like ऐसे ही राह चलते लोगों की तरह, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, सामने बैठ के उसको जिस तरह से बात की वहाँ ओवल हाउस जो ऑफिस था। बट द थिंग इज, अब मोदी जैसे लोग जो मोदी जी जैसे लोग हैं, दे आर डिफरेंट। वो समझ गए हैं कि इस इंसान को डील कैसे करना है। तो ही इज नॉट बीइंग स्वेड हेयर ऑन देयर। वो जानते हैं कि US इंपॉर्टेंट है, उसके साथ तोड़नी अच्छी बात नहीं है, बट उस पर ट्रस्ट करना भी ठीक बात नहीं है। तो he'll play along as long as he can keep playing along, right? और दूसरी तरफ उन्होंने अपना जो एक रास्ता था चाइना की तरफ और रशिया की तरफ, खैर रशिया के साथ तो हमारे साथ पहले से थे, चाइना के साथ जो है वो खास तौर पे एक मेरा ये मानना है कि उन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं, उन्होंने खुद के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव रखा है। बिकॉज नाउ सी अप टिल नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट फॉर चाइना Modi ji was not the central character of India. China was like wanted to have India without Modi ji. That's what they were trying to do. Even US is trying to do the same thing. अब now if Modi ji remains, see जितने बाकी के प्लेयर्स हैं ना, जैसे ये पाकिस्तान हुआ, राहुल गांधी हुआ और बाकी सारे लोग, दे आर ऑलरेडी ऑन द US साइड, और डीप स्टेट जो ऑलरेडी उनको कोऑप्ट कर चुका है। तो चाइना के लिए द ओनली ऑप्शन नाउ इन इंडिया इज एक्चुअली मोदी जी, राइट? सो ही हैज made sure that for China, Modi ji becomes indispensable for India. The same thing, if they want anything to do with India,
or if they want India in their camp, then Modi ji has to be there at the helm. नहीं तो ये सीधा सारा का सारा डीप स्टेट के पास चला जाएगा, पूरा पूरा भारत. तो दैट एंटायर SCO थिंग वाज फॉर बोथ द थिंग्स, इंडिया के लिए भी और मोदी जी के लिए भी. अब ये ट्रम्प घबरा गया बिकॉज उसको सडनली लगा अरे मेरे तो सारे कार्ड ही चले गए मेरे हाथ से, क्योंकि जिस साइड भी इंडिया होगा ना, इनफैक्ट मैंने कुछ देर पहले जब पाकिस्तान के साथ अभी छिड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर, तब मैंने लिखा था चाइना इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में, मिलिट्री में, कि इस समय या तो वो यूएस के बिल्कुल बराबर है या उससे ऊपर है. चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग ले लो, चाहे आप जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो ले लो, आप AI ले लो, कोई भी एरिया आप ले लो, बिग डेटा, एनीथिंग. China is either equal to US or ahead of US. They're not behind. And even weaponry में, right? तो अगर उस तरह से अगर देखें तो there is nothing that stops China to actually beat the heck out of US. There is really nothing left. Because EU जो है वो वैसे ही पूरी तरह से चाइना के, ये तो नहीं कहूँगा कि कब्जे में है, पर ये कहूँगा कि उससे दबा हुआ है. They cannot fight China. जो चाइना और यूएस के बीच में अगर कोई पावर ऐसी थी जो अगर यूएस के साथ के साथ खड़ी रहती तो यूएस के लिए ठीक रहता, वो इंडिया थी, राइट? बिकॉज रशिया उसके वैसे ही खिलाफ है. और जहाँ तक वो EU का सवाल है, EU भी अब सेम पेज पे नहीं है, और EU इतना ताकतवर भी नहीं रहा. वो कहते, वो बातें बहुत करते हैं कि रशिया के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे. आज रशिया एक बॉम्ब फेंक देगा, एक मिसाइल फेंकेगा, आपके पास कुछ है नहीं. यू डू नॉट हैव एनी मिलिट्री. पोलैंड में यही हुआ ना, पोलैंड में कुछ ड्रोन ही तो गिराए थे रशिया ने, जो कहा गया कि शायद गलती से गिर गए, लेकिन गिराए तो थे. देखो कैसे हाहाकार मच गया था. हाँ, तो पोलैंड का पोलैंड बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है. पोलैंड ही वो कंट्री थी जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी. बिकॉज क्या हुआ था, इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ. ऐसा हुआ था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया कि पोलिश जो सोल्जर्स हैं वो जर्मनी में गए और जर्मनी के एक कोई रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया. उस चीज़ को बेसिस लेकर हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया. वो जो अटैक था पोलैंड पे हिटलर का, दैट बिकेम द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. वहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 आरंभ हुई थी. तो अभी क्या हुआ है कि ये रशिया के ड्रोन्स वहाँ गए, और बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर मैं शेयर कर सकूँ तो मैं आपको शेयर करके मैप दिखाता हूँ पोलैंड का. उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ. अब आप ये देख रहे हैं पोलैंड का मैप, मैं इस स्क्रीन पे दिखा रही हूँ जी. पोलैंड का मैप आप देख सकते हैं ना जी. ये बेलारूस है, ये लिथुआनिया है, ये पोलैंड है, और यहाँ यूक्रेन है, और रशिया इसके पार है. मतलब बेलारूस के बाद आता है रशिया यहाँ पर, राइट? तो जो बेलारूस है दैट इज वो रशिया का साथी है, वो रशिया के साथ एलाइड है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो एरिया ना कलिनिनग्राड, ये कलिनिनग्राड एक्चुअली रशिया का पार्ट है. ये देखो यहाँ लिखा ना कलिनिनग्राड ओब्लास्ट रशिया. ये रशिया के साथ लिंक नहीं है, पर रशिया का पार्ट है. ये रशिया की टेरिटरी है जो पोलैंड के साथ लिंक्ड है. अब ये एक जो जगह है इसको कहते हैं सोवाल्की कॉरिडोर. ये जो है ना छोटा सा एरिया जो यहाँ पर जो है, इसको सोवाल्की कॉरिडोर बोलते हैं. अब बेलारूस और कलिनिनग्राड के बीच में ये सिर्फ कुछ किलोमीटर का सोवाल्की कॉरिडोर है. जिस दिन ये अगर काट दिया रशिया ने, मतलब बेलारूस से खुद की फोर्सेस लेके कलिनिनग्राड तक ये वाला पूरा रास्ता काट दिया लिथुआनिया के अंदर, उस दिन पूरा लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जिनको बॉल्टिक स्टेट्स बोलते हैं, वो बाकी के नेटो से कट जाएंगी. ये पोलैंड है और ये बर्लिन है, यहाँ से पूरा यूरोप शुरू होता है. तो बॉल्टिक स्टेट्स और पूरे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में सिर्फ एक ही सवाल की कॉरिडोर है जो बेलारूस और कलिनिनग्राड के बीच में है. कलिनिनग्राड एक बहुत बड़ा बेस है रशिया का. यहाँ बहुत सारे मिसाइल्स हैं. इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, पावर जो है, वो ये है कि यहाँ से अगर कहीं भी अगर फेंकनी हो मिसाइल,
एक्चुअली उसमें टाइम बहुत कम लगता है, टू एक्चुअली जर्मनी को हिट करने के लिए या हंगरी या ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड को हिट करने के लिए सिर्फ कुछ मिनट की देरी है, वो जितनी फास्ट है मिसाइल्स अब। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, राइट। अब और दूसरा एरिया जो है जहाँ पर वो काफ़ी अभी वो बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो है फिनलैंड का। बिकॉज फिनलैंड भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर है पूरे रशिया के साथ। एक्चुअली 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1300 से ज़्यादा ही किलोमीटर का है। तो यहाँ पर ये जो सारी लड़ाई है ना, जो पूरी यूरोप के बीच में हो रही है, वो एक्चुअली अगर आप ढंग से देखें तो वो ये आर्कटिक सर्कल के लिए हो रही है। ये जो आर्कटिक सर्कल है ना यहाँ पर, ये पूरा आर्कटिक सी जो है, इसकी वजह से हो रही है। क्योंकि ये आर्कटिक सी जो है, इसमें वर्ल्ड का 1/3 ऑयल एंड गैस है। तेल की और सारी लड़ाई है। हाँ, तेल की सारी लड़ाई है हर तरफ। तेल का है, और दूसरी बात ये है कि इसका ट्रेड का। बिकॉज ये 12 महीने अब जो रशियन शिप्स हैं वो उसको यूज़ करती हैं, क्योंकि उनके पास आइस ब्रेकर शिप्स हैं, जो आइस जो वहाँ जम जाती है उसको तोड़ने के लिए, और अपनी शिप्स जो ट्रेड शिप्स जो हैं उनको पूरा घुमाने के लिए दे कैन डू इट नाउ। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। इन द कमिंग सेंचुरी, कमिंग 200 ईयर्स, अगले के जो 200 साल हैं, उसमें लोग जो जानते हैं वो ये कहते हैं कि जो आर्कटिक सर्कल को कंट्रोल करेगा वो पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। और अगर हम उस तरह से अगर देखें तो रशिया के पास 40 से ज़्यादा आइस ब्रेकर शिप्स हैं, और ये सारे जो है ना, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह सारे मिलाकर, यूएस मिलाकर, उनके पास 12 से ज़्यादा आइस ब्रेकर शिप्स नहीं हैं। तो और रशिया ने पूरे एरिया में, ये तो हम एक साइड का देख रहे हैं ना, आर्कटिक ओशन का पूरा जो ऊपर का गोला जो होता है उसके अंदर इन्होंने हर चप्पे चप्पे पर इन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं। दे ओन 55% ऑफ द एंटायर आर्कटिक सर्कल। जो पूरा आर्कटिक सर्कल है उसका 55% जो है वो रशिया ओन करता है इस समय। मैं इसलिए 2022 से बोल रहा हूँ, ये यूक्रेन की लड़ाई है ही नहीं, यूक्रेन के लिए है ही नहीं। ये एक्चुअली आर्कटिक सर्कल के लिए थी। बिकॉज ये लड़ाई रशिया को कमज़ोर करने के लिए थी, रशिया के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं थी। और पर अब ये हो गया कि रशिया ने इस महज पे ले आया है वो पूरी लड़ाई को, कि आगे आने वाले टाइम में उनको लड़ना ही पड़ेगा। तो फिनलैंड और पोलैंड के साथ जो है, जो उसका बॉर्डर लग रहा है, क्योंकि वैसे लोग कहेंगे अरे पोलैंड का बॉर्डर थोड़ी लगता है यहाँ रशिया के साथ, पर लगता है। ये कलिनिनग्राड जो है ये रशिया की ही टेरिटरी है, तो इसके साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा घबराहट है। एंड दैट इज़ वाई पोलैंड इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं ना गेम प्लेइंग करता हूँ, मैं बैठ के सोचता हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो डिफरेंट फोर्सेस हैं वो क्या लेंगी। मैंने जब भी ये गेम प्लेइंग की है तब तक मेरे को सिर्फ 2-3 जगह से मेरे को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। वन इज एक्चुअली दिस एरिया, दिस राइट, पोलैंड, कलिनिनग्राड एंड द आर्कटिक सर्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दैट इज वाई फिनलैंड हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं अंजू जी, कि आपको पता है, ये पता नहीं लोग क्यों नहीं डिस्कस करते, आपको पता है अभी कुछ महीने पहले फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फ्रांस के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको एक डायरेक्टिव भेजा। उस डायरेक्टिव में उन्होंने ये कहा कि अगले साल आप अपने हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लो, उसका मेडिसिन वगैरह बढ़ा लो, बिकॉज एक लड़ाई छिड़ने वाली है। बाय मार्च 2026 आप ये एक्सपेक्ट करो कि 50,000 कैजुअलिटीज आएंगी। 50,000 कैजुअलिटीज, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वहां बुकलेट्स निकल रही हैं कि अगर वॉर हो तो आपको क्या करना है। ऐसी ही बुकलेट्स डेनमार्क में निकल रही हैं, ऐसी ही बुकलेट्स स्वीडन में निकल रही हैं, ऐसी बुकलेट्स फिनलैंड में निकल रही हैं। तो उसका मतलब क्या है कि यूरोप को पता है, और यूरोपियंस को पता है कि लड़ाई आ रही है, बहुत दूर नहीं, पास में है। मार्च 2026 ये कुछ ही महीने दूर है बस। तो
यूरोप पूरा लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। जो डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी मिलिट्री से बोलती है कि आप जितने हथियार हो सकते हैं आप खरीदना शुरू कर दो। उसका ये था बाय बाय एंड बाय, मतलब वो ये कहती है कि अगर आपको टॉप का हथियार नहीं मिलता तो ना लो, वो सेकंड वाला ले लो, सेकंड बेस्ट ले लो, पर लो। लेकिन ले लो। तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम किस चीज के लिए नहीं है? क्या हो रहा है जो टाइम नहीं है आपके पास? भाई अगर मैं रशिया के दिमाग से देखूं, अगर मैं पुतिन के दिमाग से देखूं, वो पहले ही वहां लाइक यूक्रेन में फंसा हुआ है। अगर वो समझदार बंदा है तो क्यों कोशिश करेगा कि वो फ्रांस से भी लड़ाई ले ले? भाई यूक्रेन में फंसा हुआ है ना, वो तो वहां खत्म करना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि मैं फिनलैंड से भी, पोलैंड से भी और फ्रांस से भी लड़ाई मोल ले लूं? बात उल्टी है। बात यह है कि यूरोपियंस लेना चाहते हैं लड़ाई उससे, बिकॉज जो विंडो है ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, जो आने वाले टाइम में फॉर द डोमिनेंस ऑफ आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सर्कल को कंट्रोल करेगा, उसके लिए जो टाइम है वो बहुत कम रह गया है। बिकॉज उसके पुतिन ने जिस तरह से बंदोबस्त किया है, जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं आसपास, उसका तोड़ निकालने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जो उसके मिसाइल्स हैं, जिसको सेटन 2 मिसाइल बोलते हैं या जो ऑरेशनिक मिसाइल्स हैं, उसका तोड़ उनके पास नहीं है। तो यूरोप जो है, दे नो कि, क्योंकि मैं वही सोचता हूँ कि ऑयल एंड गैस आपकी आती है रशिया से, यूरोप के लिए ऑयल एंड गैस आपकी वहां से आती है। सर्दियां आने वाली हैं, आपके पास वो हथियार भी नहीं है जिससे आप लड़ सको रशिया के साथ। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि आप उससे उससे लड़ाई करने के लिए आप इतने उत्तेजित हो? कुछ तो बात होगी। वाई वुड यू पुट योर एंटायर एग्जिस्टेंस ऑन योर लाइन? आप क्यों लड़ाई ऐसी मोल लेना चाहते हो जिसमें आप हारोगे? सिर्फ सिवाय एक वो आंसर मिलता है, वो ये कि अगर हम सारे मिल जाएं अगर, और सारे हथियार ऐसे बना लें कि रशिया को हम अटैक करें, तो हो सकता है हम आर्कटिक सर्कल का कंट्रोल ले सकें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फिर हम नहीं ले सकेंगे। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, और शायद आपकी बातों में मतलब तथ्य भी हैं, और यही इसी दिमाग से शायद पुतिन सोच रहे हैं। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? उनको तो लग रहा था कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता करवाकर, सीज फायर करवाकर, युद्ध को रोककर अपने लिए नोबेल पीस प्राइज ले लेंगे। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं, उन्होंने जो एक इंटरव्यू भी हाल ही में दिया फॉक्स एंड फ्रेंड्स को, उसमें भी तो यही कह रहे थे कि मैंने 7-8 युद्ध जो है वो रोक दिए हैं। फिर से उन्होंने भारत का राग भी अलापा, और ये भी कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना बड़ा मुश्किल काम था, मतभेद पैदा हो गए। ये इतना नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना उतारू क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का आना जो था, डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन कि मेरे को प्रेसिडेंट की लड़ाई लड़नी है यहाँ यूएस में, वो सिर्फ एक चीज से शुरू हुआ था। वो था जो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर हुआ था, जहाँ ये जो बराक ओबामा था, उसने इसकी बहुत बेइज्जती की थी। अब बराक ओबामा के पास एक नोबेल पीस प्राइज है, दैट इज वाई ही इज आफ्टर नोबेल पीस प्राइज। अदरवाइज नोबेल पीस प्राइज का कोई मतलब है नहीं। अब उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पाकिस्तान इंडिया से मिला नहीं, वहाँ यूक्रेन से इसको मिलने वाला है नहीं, बिकॉज वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। बाकी जगह ये कोशिश जरूर कर रहा है। सी, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कोई प्लान नहीं है सिवाय एक चीज के कि इसको खुद अमीर बनना है। दैट इज द ओनली प्लान ही हैज। तो यहाँ जो ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज हैं वो एक्चुअली परेशान हो गई हैं, बिकॉज जो यूएस ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो अपने आप को इतनी स्ट्रांगली नहीं आगे बढ़ा पा रही जैसे इंडिया की हैं। अब इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं, उन्होंने सारा ऑयल एंड गैस वहाँ से लिया, रशिया से जितना भी लिया उन्होंने, और फिर आगे उसको रिफाइन करके दिया। इससे सबसे बड़ी लात किसको पड़ती है? यूएस की ऑयल एंड गैस कंपनीज को। वो इसको फंड करती हैं। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ फंडिंग की है, इसका जो पैसा वहां से आ रहा है, सो ही हैज टू जंप अराउंड एंड डू एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। जो वो कहेंगे वो उसको करना पड़ेगा। ये उनके हाथ की कठपुतली रहता है ना। फिर यहाँ यूएस में लोग नहीं जानते, या जानते भी हैं तो उसको फैक्टर ही नहीं करते
यहाँ जितना कुछ होता है पॉलिटिकली वो एक्चुअली लॉबिंग से ज्यादा होता है और रियल वैल्यू से कम होता है। किसी की वैल्यू नहीं है कि मेरे को ये काम करना है, देख उसको पैसे आ रहे हैं वहां से, तभी वो काम कर रहा है। तो जहां तक कूटनीति का सवाल है, जहां तक जियो पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कूटनीति के की तरफ से सोच रहा है। वो सिर्फ या तो अपने पैसे की तरफ से सोच रहा है या लाइक अपनी ईगो की तरफ सोच रहा है। जितनी वो हुआ है नुकसान जो उसने किया है इंडिया के खिलाफ, वो स्टार्ट हुआ ईगो से। अब उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो ऐसी स्टेज पे आ गया है बिकॉज ऑफ जो मोदी जी ने चाइना में जाके किया, कि उसके पास कोई चारा नहीं है। और इस समय जब ऐसा हाई इक्विटिस्ट बंदा जो वो बोल चुका था पहले, उसके बाद जो बोल रहा है अब, तो जब वो ऐसे हरकत करता है ना, तो ये आप समझ लीजिए कि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत विशियसली आपको अटैक करेगा। आप उसके साथ बनाए भी रखो पर उसको विश्वास भी ना करो, बिकॉज जितना आप उसके पास जाओगे उतना वो आपको और मारेगा। देख उसका स्टाइल ये है, राइट? तो इंडिया के लिए बेटर ये है कि इंडिया उसके साथ जो मुंह पे बना के रखनी है वो रखे, बाकी उसके साथ खास काम करने का इतना है भी नहीं, क्योंकि ट्रेड की वो बनाना चाहते हैं डील, पर ट्रेड डील में अगर आप, और वो ही हैज बीन फंडेड बाय जो डेयरी एग्रीकल्चर वगैरह, जो पूरी मागा की बेस है वो पूरी बेस ही है वहाँ की, जो एग्रीकल्चर की बेस है यहाँ ये पूरे एरिया में। तो अगर इंडिया का जो मार्केट है उसको खोलना चाहते हैं, तो इंडिया बेवकूफ थोड़ी है, बिकॉज वो तो जीएमओ भी आ जाएगा वहां पर। तो इंडिया सही है जो कर रहे हैं, पर वो ट्रेड डील इसी वजह से आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। वो पैंतरे पूरे कर रहा है, यहाँ से भी करूंगा, वहां से भी अटैक करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं इसको बढ़ा भी दूंगा, ऑफिस की बेइज्जती भी कर दूंगा। और पीटर नवारो आके खुद अपनी वो कहानी बनाता रहता है, हर रोज एक नई स्टेटमेंट देता है और कितना जहर उगलता है। तो कमाल की बात यह है, 2008 की बात है ये, आई थिंक 2008 2009 की बात है। पीटर नवारो उस समय एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ करता था। तो उसने एक किताब लिखी थी, द कमिंग चाइना वॉर्स। तो मैंने उसको मैंने ईमेल किया और कहा कि आप क्या दृष्टिकोण के लिए एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उसने एक्चुअली दृष्टिकोण के लिए चाइना के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। आज तो ऑब्वियसली वो ही इज समथिंग एल्स पिछले टाइम से, बट ही यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, चाइना के खिलाफ बहुत सोचता था वो। पर अब वो भारत के खिलाफ सोचता है। ये पूरे मागा बेस का है। सी लाइक एक और चीज समझने वाली है, यूएस का जो इकोनॉमी है वो उस समय बहुत बुरी हालत में है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जो अगर आप पहले अगर रेस्टोरेंट में जाते थे, आप $15 या $20 या $20 में आप पूरा खाना खा के आ सकते थे, या लाइक एज अ फैमिली, या $25 में कोई इंडियन रेस्टोरेंट में। आज वो $50 से कम आप नहीं कर सकते। आपका जो आप वॉलमार्ट में जब जाते थे, आप जो खर्चा करते थे उससे करीब 2.5 गुना खर्चा अब होता है। ये पिछले 3-4 सालों में हुआ है। तो इकोनॉमी इतनी ठीक नहीं है, जॉब्स जा रहे हैं, जो कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं, इवन वॉलमार्ट के स्टोर्स बंद हो रहे हैं, वॉलमार्ट के स्टोर्स। तो जब इकोनॉमी ढंग से नहीं कर रही, जिस वजह से वो आया था कि मैं जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, मैं उसको कुछ सुविधाएं दूंगा, उसने आके वो तो किया नहीं, उसकी इकोनॉमी ठीक चली नहीं, उसके पास और क्या है? वो पूरी मागा बेस को सिर्फ ये कहने के अलावा कि मैं इनको भी निकाल दूंगा, मैं उनको भी निकाल दूंगा, मैं उनको भी निकाल दूंगा। आप सबको निकाल दोगे, आपका कुछ बचेगा नहीं। बिकॉज यहाँ पर जिस तरह से उसके पूरे बेस ने भारतीयों के खिलाफ काम किया है, पूरी मुहिम चलाई है यहाँ पर, ट्विटर पे, वो ये समझ नहीं पा रहे कि इस समय अगर आप कहीं भी किसी भी सबर्ब में चले जाओ, यहाँ पर मतलब आप एटलांटा में चले जाओ, आप शिकागो में चले जाओ, डैलस में, या ह्यूस्टन में, या न्यू जर्सी में, जो सब डिवीजन है जहाँ नए नए घर बन रहे हैं या घर बने हैं पिछले 5 या 10 सालों में, उसमें कम से कम 70% घर जो हैं वो भारतीय ओन करते हैं। मैं ये छोटे मोटे नहीं है, 500,000 से ऊपर वाले घर हैं ये सारे। अच्छा।
वो भारतीय ओन करते हैं। हमारे जो अपना सब डिवीजन है वहाँ पे जो 4-5 एरियाज ऐसे हैं जिसमें 90 to 99% भारतीय ओन करते हैं, मतलब वहाँ एक कोई और होगा, बाकी सारे भारतीय होंगे। अब अगर आप, और मैक्सिमम लोग जो हैं इनमें से वो H1B पे हैं, आप इन सबको बाहर निकाल दो, आपका रियल एस्टेट एकदम नीचे आ जाएगा। हालत ये हो चुकी है कि बिल्डर्स जो है ना वो खुद बताते हैं आपको कि ये ईस्ट फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है। बिल्डर जो अमेरिकन बिल्डर्स हैं वो आपके लिए पूजा रूम भी बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है सोचिए। कि मैक्सिमम भारतीयों ने खरीदने हैं घर। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप ये H1B वीजा के चलते भारतीयों को कितना मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, यूं कहें कि बिल्डर जो इंडस्ट्री है उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुद हाँ, वो बहुत बुरा। बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के नजरिए से ये भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो जो हरकतें कर रहे हैं, अभी सर्जियो गोर को भेज रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्जियो गोर यहाँ आएगा, भारत और अमेरिका के जो बिगड़ते रिश्ते उनको दुरुस्त करेगा। खुद भी उसने शायद ये स्टेटमेंट दिया है कि जो विश्वास खत्म हो गया दोनों के बीच में उसकी बहाली करूंगा। क्या सच में सर्जियो गोर इसी मकसद से आ रहा है या कुछ और है? सी सर्जियो एक ना एक अननोन कमोडिटी है। वो उसका दोस्त तो है जो भी उसका बैकर वगैरह रहा है, तभी उसको ऐसा मौका मिल रहा है। पर वो एक अजीब सी कमोडिटी है। वो इस तरह से कि वो यहाँ का पैदा हुआ नहीं है। वो आई थिंक कहीं वन ऑफ दोज ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर पैदा हुआ है, जो जो एक्स सोवियत कंट्रीज थी। उसके फादर जो हैं वो एक्चुअली रशियन हैं, और ये गोरोशकोव जो उसका जो लास्ट नेम है, या गोरखोव्स्की जो उसका लास्ट नेम है, वो जनरली जो वहाँ के एक खास तरह के ज्यूज होते हैं उनका होता है जो लास्ट नेम ये। उसकी मदर जो है वो इजराइल की हैं और मोसाद के साथ काम करती थी। तो और वो खुद को अपने आप को माल्टीज, मतलब माल्टा जो कंट्री है वहाँ का क्रिश्चियन, वो कैथोलिक मानता है अपने आप को, वो ऐसे प्रेजेंट करता है। जब उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो लगते हैं कि ज्यूज होंगे, वो खुद को एक क्रिश्चियन बता के ही हैज ट्राई टू गेट इनटू पॉलिटिक्स यहाँ पर, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं और यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो एनालिस्ट हैं वो ये सोचते हैं, और इस बात पे उन्होंने बार बार लिखा भी है यहाँ के न्यूज़पेपर्स में, कि ये मोस्ट प्रोबब्ली पुतिन का मोल ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके उसके फादर एक्चुअली रशियन मिलिट्री में काम करते थे, उसकी मदर इजराइल की थी जो इजरायली इंटेलिजेंस के साथ काम करती थी, मोसाद के साथ। हाँ। तो सो द थिंग इज कि अगर इसको थोड़ा और गहराई पे जाओ तो ना तो यू डोंट अंडरस्टैंड, कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये बंदा है क्या, ये अमेरिकन है, रशियन है, या जू है, मतलब इसराइल के साथ है। तो इसका अभी तो यहाँ के लोग जो हैं, जो लिबरल्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनका ये मानना पक्का है कि ये रशिया का मोल है, और वो इस बारे में बहुत बार लिखते भी रहे हैं यहाँ पर पीछे। तो ये इस स्टेज पे आ रहा है यहाँ पर कि इसके लिए कुछ भी अगर इसने ढंग से सीरियसली काम ना किया तो इसके साथ वही होगा जो एरिक गारसेटी के साथ हुआ, कि आप वहाँ जाओ, बाहर निकलो और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डांस करो, और तो आपसे कुछ होगा नहीं। तो सी इंडिया का जो रिलेशनशिप है ना, जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, दैट हैज गॉन बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, कि आप वहाँ एक अगर एम्बेसडर भेज देंगे, वो सिर्फ एम्बेसडर से ऊपर नीचे चला जाएगा पूरा रिलेशनशिप। वो ऐसा नहीं होने वाला नहीं है इस समय, बिकॉज जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत दूर तक सोचती है और बहुत गहरा सोचती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ढंग से ठीक करनी पड़ेंगी, जो उन्होंने ढंग से ठीक नहीं की अभी। आप एक एम्बेसडर को भेज दो, ठीक है, पर बाकी चीज़ों को आप ठीक नहीं कर रहे। और एक और चीज़ है जो मैं ठीक तरह से मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ के बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट जितने भी मैंने एनालिसिस सुने हैं, वो एक ही बात पे बार बार बात करते थे, और मेरे को इतना गुस्सा भी आता है और वो लगता है कि इनको अकल ही नहीं है, इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उनका कहना ये, उनका सोचना ये है कि जो भी ये प्रॉब्लम हुई है
भारत और यूएस के बीच में, मोदी जी और ट्रम्प के बीच में, वो सिर्फ ट्रेड डील की वजह से हुए, वो सिर्फ 25% की वजह से है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ट्रेड डील को ऊपर नीचे नेगोशिएट कर भी सकते हो, पर आप जो वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो क्रिप्टो डील की है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? बिल्कुल। बिकॉज लड़ाई तो इस बात की थी कि उन्होंने पाकिस्तान के का साथ दिया और पाकिस्तान को हमारे पर हावी होने का मौका दे दिया, राइट? 2-2 बार उसको जो बुलाया था मुल्ला मुनीर को, बिट्रे किया, उन्होंने बिट्रे किया, राइट? 2-2 बार उसको, और भारत को ये बार बार कहना चाहिए था कि ये बंदा एक मास मर्डरर है ऑफ हिंदूज, क्योंकि आसिम मुनीर की बैकिंग से वो लोग वहां गए थे और उन्होंने वो हरकतें की थी जो उन्होंने की हैं, राइट? जो पूरा पहलगाम में किया। द थिंग इज कि भारत को ये कहना चाहिए कि एक मास मर्डरर व्हाइट हाउस में 2 बार कैसे बुलाया आपने? बिल्कुल। ये बात होनी चाहिए। ट्रेड डील तो ठीक है, ट्रेड डील हम ऊपर नीचे नेगोशिएट कर भी सकते हैं, पर इसको कैसे नेगोशिएट करोगे आप? क्योंकि आपको एक बात बताऊं, जो क्रिप्टो डील थी ना, जिसका एक वो था, एक सीक्वेंस देखो आप, कि जो क्रिप्टो जो उसकी काउंसिल थी, पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल, वो उन्होंने बनाई मार्च आई थिंक 15 या 17 को। फिर उन्होंने जो पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल का जो चीफ था, जो सीईओ था, उसको WLF, जो इनका, जो ट्रम्प का कंपनी है स्टीव विटकॉफ की, उसके अंदर उसको उन्होंने एडवाइजर बनाया अराउंड 15 अप्रैल के आसपास। अप्रैल 22 को पहलगाम हुआ, अप्रैल 26 को WLF जो कंपनी है और पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल के बीच में डील हुई। अगर आप सिर्फ अप्रैल 22 और अप्रैल 26 का अगर वो लें, तो आपको लगता है हो सकता है कि उनके वो पता हो या ना पता हो, पर अगर आप बाकी चीजें अगर वो देखना शुरू कर दो कि कैसे सडनली एकदम पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल बना अराउंड मिड मार्च में, फिर उसको WLF का एक वो एडवाइजर भी ले लिया गया, और फिर 22 को वो भी हो गया, पहलगाम भी हो गया, और 26 को डील भी हो गई, तो आपको लगता है कि कुछ काला है इस पूरे ये पूरी सिचुएशन में। अगर उन्होंने कराया नहीं तो कम से कम उनको पता तो जरूर था। बिल्कुल। और अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? CIA को अगर नहीं पता था इस बारे में तो धिक्कार है उनके ऊपर, बिकॉज उन US का प्रेसिडेंट एक डील करने जा रहा है एक ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक बहुत बड़ा मास मर्डर प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मास मर्डर किया, उसके बाद आपने डील की और CIA ने कुछ नहीं बोला उनको। मतलब ये कहाँ, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? बिल्कुल। तो और यही जो पूरा मामला है ना, यही तो इस डील के बीच की सबसे बड़ी हड्डी है। भारत के साथ आप डील करो, आप ठीक कह रहे हैं कि 25% या 50% का आप टैरिफ लगा दो या सैंक्शंस लगा दो, लेकिन ये मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप कैसे सुलझाएंगे? और फिर बार बार, अभी मैंने आपको बताया कि फॉक्स एंड फ्रेंड्स के चैनल पर जब बात करें, फिर कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। मतलब उस मुद्दे को वो भूल नहीं रहे हैं जिस पे भारत ने खामोशी ओढ़ ली, कोई भाव ही नहीं दिया। लेकिन आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं और फिर बार बार वो पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? वो नहीं बनेगी। मैं तभी कह रहा हूं कि ये ट्रेड डील नहीं होगी, बिकॉज अगर होगी भी तो बहुत लाइट तरह की होगी, मतलब एक सरसरी तौर की हो जाएगी, बिकॉज ऐसी ही ट्रेड डील्स हो सकती हैं। सी US के साथ इस समय भारत की एक सीरियस ट्रेड डील नहीं हो सकती। अगर उसको सिर्फ उसका मान रखने के लिए खुद की नज़र में, और यहाँ वो बाकी जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स है, US की पॉलिटिक्स, उसका ख्याल रखते हुए अगर करना है कि ताकि इंडिया को एक इमेज का बढ़ावा मिल जाए, तो शायद एक बड़ी लाइट सी और बड़ी छोटी सी डील हो सकती है, दैट कुड बी पॉसिबल। बट उसके बाद भी ये कहना कि भारत और US एक साथ आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तो चाइना के साथ भी हो रहा है, ट्रांजैक्शन US के साथ भी हो रहा है। ट्रांजैक्शन तो सर रशिया के साथ भी हो रहा है। ऑयल नहीं खरीदता क्या? यूरेनियम नहीं खरीदता क्या अमेरिका रशिया से, जबकि दोनों दुश्मन बने बैठे इस वक्त?
हाँ, वो तो हो रहा है और वो करता भी रहेगा यूएस। सी, इंडिया का रशिया के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, वो रहेगा। जो रशिया है वो भी समझता है इस पूरे चक्रव्यूह में। मेरे को कभी तक ये समझ नहीं आया कि, और ये मैं ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया अल्टीमेटली जब ये जंग शुरू होगी तो किसका साथ देगा। अभी तो मुझे साफ लगता है कि वो रशिया और चाइना के साथ ज़्यादा रहेगा, पर यहाँ पर पीछे से करेगा, आगे से नहीं करेगा, जैसे अभी यूक्रेन वॉर में हुआ है। पर आगे आने वाला टाइम एक ऐसा टाइम होगा जब ये कोशिश बहुत होगी। सी, यूएस जो मोदी जी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो हम जानते हैं कि बड़े सारे ऑपरेशन हुए हैं, धनखड़ जी का हुआ, उसके बाद भी हुए हैं, वो चाहते हैं कि अगले 1 साल में मोदी जी को निकाल दें। मतलब सो अगर वो बीजेपी को नहीं निकाल सकते तो कम से कम मोदी जी को तो निकाल ही दें, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक भारत अपने आप दोनों पांव पे खड़ा है। बिल्कुल। जब मोदी जी नहीं रहेंगे लाइक सत्ता में, तो भारत को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। आगे आने वाले टाइम में अगर वो अगले 6 या 7 महीने में एक वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि साफ दिखाई देता है यूरोप से, तो उसमें वो नहीं चाहेंगे कि भारत जो है वो चाइना या रशिया के साथ जाके जुड़े। तो उनकी कोशिश होगी जो भारत है उसको हम वैसे ही खेल सकें जैसे हम खेलना चाहते हैं। वो एक्चुअली लाइक अपनी तरफ से खेलना चाहेंगे कि उनके साथ रहे भारत, चाइना और रशिया के खिलाफ। पर उसमें अगर भारत रहता है उनके साथ, तो वो चाहेंगे कि हमारे स्लेव की तरह रहे, हमें कुछ खास आंखें ना दिखाए। तो इसीलिए भारत में मोदी जी का रहना उनके लिए सबसे खतरनाक है और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए अगला 1 साल, अगले 6-7 महीने और 1 साल जो है, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो खुद अपनी तरफ से जो बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, पर एज अ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ पर्सन हु लुक्स एट जियो पॉलिटिक्स, आई कैन सी वेरी क्लियरली कि क्यों अगले 1 साल जो है मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये मतलब कुछ खास वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो वो किसी को बात समझ में नहीं आती या पता नहीं है। हम सबको पता है कि उन क्या हो क्या रहा है। आपको याद है उन्होंने खुद कहा था कि मैं जिस तरह से मैं खड़ा हूं किसानों के लिए और अमेरिका की डील और किसानों के बीच में मैं जैसे दीवार बनकर खड़ा हूं, मुझे खुद को पर्सनल लॉस भी हो सकता है। ये खुद बोले हैं वो। उनको भी पता है कि किस तरह की साजिशें, किस तरह के षड्यंत्र उनके खिलाफ रचे जा रहे हैं, उनको हटाने की कितनी कोशिश हो रही है। इस बात से पीएम मोदी भी अच्छी तरह से वाकिफ है। हाँ, वो हैं वाकिफ, क्योंकि उनको पता होगा, क्योंकि ये जो पूरा जो सिचुएशन है वो पूरी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है ना। अब तक क्या था, अब तक ये रहा है कि हर कोई हर किसी को, पाकिस्तान ऑपोजिशन, इंडिया की ऑपोजिशन, यूएस, चाइना और बहुत सारे जो लोग हैं जो इस्लामिस्ट वगैरह हैं, जो और बाकी पार्टीज हैं, दे ऑल वांट, उनका एक ही गंतव्य है कि मोदी जी को मोदी मुक्त भारत करना, क्योंकि वो ही उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पर और उन्होंने पूरी कोशिश तो की होगी, पूरी कोशिश करते भी रहे हैं। वहाँ पटना में जब एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो तो सब जानते हैं, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं मोदी जी को, इवन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात है सत्ता पाना, दूसरी चीज है कि सत्ता को पाते रहना, बहुत देर तक रखना, और तीसरी चीज है जो जो अब सत्ता आपने हासिल की है उसको एक्सरसाइज करते रहना, मतलब उसके लिए जीवित रहना। हमारे यहाँ तीनों चीज के लिए मुसीबत रही है, बिकॉज अगर कोई ऐसा ऊपर चढ़ भी गया है, सी इंदिरा गांधी को हम कुछ भी बोलें, पर वन ऑफ द थिंग वाज के शी वाज बीइंग अटैक्ड, मतलब लाइक उनको भी अटैक किया जा रहा था। अब लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ वो हम सबको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी नीचे गिराया गया, इसीलिए क्योंकि उनको ज्यादा देर सत्ता में नहीं रहने दिया जा सकता था बाय दोस पावर्स। मोदी जी उन तीनों से परे रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, कि इन्होंने ये किया है कि इन्होंने खुद
सत्ता ली है, लेते रहे हैं और उसको एक्सरसाइज करने के लिए जीवित भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो और इसके लिए महादेव की कृपा ही चाहिए। महादेव की कृपा है, हाँ, पूरी महादेव की कृपा है। बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान है जो जो हमें मिला है, और इसके लिए हर रोज हमें धन्यवाद करना चाहिए महादेव का कि ऐसा है भारत में। बिकॉज अगर ये ना होता, क्योंकि आपको मैं एक चीज बताऊं, 2014 से पहले भारत बिकाऊ था पूरी तरह से, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बिकाऊ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन किसके चंगुल में फंसा था, कौन किसकी पॉकेट में था, वो हम नहीं जानते, पर एक चीज जरूर जानते हैं कि भारत में हर कोई बिका हुआ था। वो एक शेर है ना कि कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जब भारत का सारा लीडरशिप बिका हुआ था, तो आप भारत को आगे बढ़ा कैसे सकते थे? आप कभी ये सोचना कि 2008 का पाकिस्तान और 2018 का पाकिस्तान या 2014 के बाद का जो पाकिस्तान है, उसमें क्या फर्क आया? 2008 के या 2014 से पहले का जो पाकिस्तान था, उसमें उतना ही एक्सपोर्ट्स वो कर पाते थे जितना आज कर पाते होंगे, उतना ही इंपोर्ट करते हैं, सारा कुछ इंपोर्ट ही करते हैं जितना अब करते हैं, वो पहले भी उतना ही करते थे। तो फर्क क्या आया? और वो ग्रांट में तब भी मिलती थी, तब भी बाहर की जो कंट्रीज उनको पैसे देती थी, आज भी देती हैं। ऐसा क्या खास फर्क आया? मैंने एक एनालिसिस किया था एक अपनी न्यूज़लेटर में। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि उनको फेक करेंसी नोट्स, हवाला, नार्को टेररिज्म और इन सब चीज़ों का, बाकी जो वो दाऊद इब्राहिम वगैरह का जो करते हैं, जो चलता था पीछे का, इन सब का इतना पैसा आता था कि भारतीय इकोनॉमी सिर्फ भारतीयों को ही नहीं पाल रही थी, वो पाकिस्तानियों को भी पाल रही थी। तभी तो डिमोनेटाइजेशन पे कितना रोना रोया गया था कि कहाँ गए वो रुपए, करोड़ों रुपए जो आने चाहिए थे, आए नहीं। वो मैं बताता हूँ। वो ना मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला, वो काफी पढ़ा लिखा है, तो मेरे को कहता है कि 99% तो नोट वापस आ गए, तो फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा अच्छा एक बात समझो, आरबीआई अगर मैं पूरी इकोनॉमी के नोट्स देखूं, एक तो है आरबीआई वो इशूड नोट्स, एक आरबीआई इशूड नोट्स हैं, एक है फेक करेंसी नोट्स। ये पूरी इकोनॉमी के नोट्स हैं। अब जो तू बोल रहा है 99% या 95% जो भी उसका वो था परसेंटेज, वो वापस आया, ये 95% किस चीज का था? आरबीआई नोट्स का, फेक करेंसी नोट्स का, ये इन दोनों का टोटल। बिकॉज तू ये तो कह ही नहीं सकता कि ये फेक करेंसी नोट्स के कितना परसेंटेज वापस आया, क्योंकि देखो इतना ही नहीं पता कि फेक करेंसी नोट्स थे कितने। देखो सिर्फ एक चीज पता है कि आरबीआई ने कितने इशू किए थे। तो जो आरबीआई ने इशू किए उसके 95 या 99% नोट्स वापस आए, तो वही तो आने चाहिए थे। बिल्कुल। तो फिर इसमें वो ऐसी, ये राजदीप सरदेसाई ने भी लिखा था अपने ट्वीट में, 95% नोट्स आ गए, तो वो तो आने चाहिए थे। आपकी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय जो नोट्स थे वो दोनों थे हमारे पास। वो फेक करेंसी नोट्स इतने ज्यादा थे क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की जो वो है ना, जो कंपनी है जो उनके नोट्स बनाती है, उसका डेलारू के साथ वो डेलारू से पेपर लेती थी, और डेलारू का उनके पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उसके साथ 1950 से एक जॉइंट वेंचर चल रहा था। मतलब जिससे हम अपना करेंसी पेपर लेते थे, उसका पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ जॉइंट वेंचर था 1950 से। और वो पाकिस्तान डेलारू से हमारा पेपर हमसे ज्यादा लेता था। मतलब वो फेक करेंसी नोट्स, भारत जितना नोट्स बनाता था खुद का, उससे ज्यादा नोट्स वो बनाते थे हमारे, और हमारे यहां डालते थे। तो हमारी इकोनॉमी का तो इतना बुरा हाल था, मैं क्या बताऊं। मतलब तो हमारा पूरा जो सिस्टम था ना, वो पूरा कॉम्प्रोमाइज था। तो अगर मैं उस तरीके से अगर देखूं, तो
ये भारत इतना बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था पूरा कि पहली बार ऐसा हुआ 2014 के बाद कि भारत के लोग सिर्फ भारतीयों को पाल रहे हैं, पाकिस्तानियों को नहीं पाल रहे अब, हाँ, क्योंकि वो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, राइट। अब तो कम से कम तभी तो इतना ज्यादा फर्क दिखाई दिया है इकोनॉमी के अंदर, नहीं तो इकोनॉमी तभी पाकिस्तान बैंकरप्सी के कि बिल्कुल वो दहलीज पे आके खड़ा हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया? तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी रहें अगले 1 साल तक, और भारत जो कर रहा है वैसा ही करता रहे, बिकॉज ये अगले 6 महीने में ये एस्केलेशन होना तय है। जहां तक ट्रम्प का सवाल है वो ट्रांजैक्शनल है, वो सिर्फ अपना भला देख रहा है, अपना मतलब भला इन द सेंस ऑफ वो पैसे के लिहाज से, तभी उसने क्रिप्टो डील की है। और पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया के खिलाफ यूज होता रहेगा, और ये जो क्रिप्टो डील है वो पाकिस्तान को और सशक्त करेगी, बिकॉज उसके थ्रू, क्रिप्टो डील के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू वो एक्चुअली पैसे भेज सकते हैं टू पाकिस्तान एंड टू आवर टेररिस्ट हियर। मतलब मुझे इस बात का पूरा यकीन है देश कपूर जी कि मोदी जी अगले 6 साल नहीं, अगले कई सालों तक इस देश पर राज करते रहेंगे, क्योंकि इस देश की जनता को उन पर पूरा भरोसा है। लाख तिकड़ में लड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान का जितना इस्तेमाल करना है कर लें, लेकिन वो जानते हैं कि अब भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत है, और भारत अब रशिया के साथ, चाइना के साथ भी खड़ा है। ये तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को चिंता इसी बात की हो रही कि उनके क्वाड का क्या होगा, वो चाइना को जो घेरना चाहते थे उसका क्या होगा। इसीलिए शायद ये छटपटाहट है। लेकिन अब देखते हैं सर्जियो गोर भारत में आकर किसकी तरफ से खेलते हैं, रशिया की तरफ से खेलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खेलते हैं, वो क्या करने के लिए आ रहे हैं। और उनकी क्रेडेंशियल्स भी ऐसे नहीं है कि उनको बड़ी नॉलेज हो किस तरह से दो देशों के बीच के रिलेशन होते हैं, ये सब बातें उनको शायद पता भी नहीं है। लेकिन अब वो आएंगे, कब आएंगे और क्या कुछ करते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन आपने सर समय निकालकर बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद।